डीमन स्लेयर वर्ल्ड का अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कोई है तो वो अनडाउटेबली योरुइची है, जिसने मुजान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। और उसी के बारे में जब भी मुजान सोचता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सोचो अगर योरुइची जैसी पावर हमारे टांजिरो के अंदर आ जाए तब क्या होगा और हमारी स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो चलो देखते हैं इस व्हाट इफ की सीरीज में। तो हमारी योरुइची के पास कुछ ऐसी ऐसी अमेजिंग पावर्स और एबिलिटीज होती है जो बहुत कम लोगों के पास ही होगी, जैसे कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, डीमन स्लेयर मार्क और रेड नेचर इन ब्लड। अब ये सारी पावर्स टांजिरो को भी मिलती है आगे स्टोरी में, बट धीरे धीरे। बट इन दिस वीडियो टांजिरो ये सारे पावर्स के साथ पैदा होगा, और जब वो पैदा होगा तब सेम योरुइची की तरह वो भी अपने सिर पे एक मार्क लेके बॉर्न होगा, जिसे देख के उसके घर वाले और बाहर के लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन यही वो मार्क होगा जो उन सभी की डेस्टिनी बदल के रख देगा आगे फ्यूचर में। और अब आता है वो दिन जिसमें टांजिरो की फैमिली मुजान के हाथों मारी जाती है और नेजुको को डीमन में बदल दिया जाता है। और नेजुको की ये हालत देखकर टांजिरो उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करता है, बट रास्ते में ही नेजुको टांजिरो पर हमला कर देती है, जिसे टांजिरो समहाउ मैनेज करता है और नेजुको को अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन तभी पीछे से गियो की एंट्री होती है, जो कि नेजुको के अंदर के डीमन को सेंस करके वहाँ आया होता है, और वो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए उस पर हमला कर देता है। बट टांजिरो उस अटैक के बीच में आकर नेजुको को बचा के वहाँ से हट जाता है, और गियो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि उसने एक हाशिरा के अटैक को प्रिडिक्ट तो किया और साथ ही में खुद को और उस लड़की को दोनों को बचा लिया। जिसके बाद वो टांजिरो से ये सब चीज़ों के बारे में पूछता है और टांजिरो अपनी स्टोरी बताता है, बट स्टिल गियो नेजुको को ना मारने के लिए कन्विंस नहीं हो रहा होता। बट जब नेजुको को वो देखता वापस से खड़ा होकर टांजिरो को प्रोटेक्ट करते हुए, तब वो समझ जाता है कि ये दोनों अलग ही लेवल के हैं। तो अब गियो उन दोनों को ओरोकोदाकी के पास भेज देता है, जहाँ टांजिरो अपनी ट्रेनिंग के लिए आया होता है, और ओरोकोदाकी उसे वाटर ब्रीथिंग और टोटल कंसंट्रेशन की ट्रेनिंग दे रहा होता है। बट टांजिरो को एक दिन उसके डैड का एक सपना आता है, जिसमें वो अपने डैड को हिनोकामी कागरा डांस को परफॉर्म करते हुए देख रहा होता है, एंड वो उस डांस को अपनी ब्रीदिंग में फ्यूज कर लेता है और जाने अनजाने में सन ब्रीदिंग टेक्निक यूज करना सीख जाता है, और उस बड़े से बोल्डर को भी वो एक स्लैश में तोड़ देता है। और जब ये चीज ओरोकोदाकी देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि इस लड़के ने इतनी जल्दी ये सब चीज सीख ली है, और साथ ही में एक ऐसे फॉर्म को रिबॉर्न किया है जिसे सेनगोकू एरा में एक लेजेंड यूज किया करता था। और अब वो टांजिरो को फाइनल सिलेक्शन के लिए भेज देता है, जहाँ टांजिरो सारे डीमन को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और आखिर में जाके उसे हैंड डीमन मिलता है। वो टांजिरो पे तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन इस पॉइंट पर टांजिरो उसके पूरे मसल मूवमेंट्स यानी कि सी थ्रू वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है और बिना टाइम गवाए उसके सर को काट देता है, जिस पर हैंड डीमन को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसने ये सब चीज़ कैसे किया। और अब इस फाइनल सिलेक्शन को टांजिरो ने पास कर लिया होता है, जिसके बाद वो फिर से ओरोकोदाकी के पास आता है, जहाँ उसे हाना नेजुको के द्वारा बनी हुई एक स्वार्ड मिलती है, जो कि फौरन ही रेड हो जाती है जब टांजिरो उसे पकड़ता है। और अब इसके बाद टांजिरो को कॉप्स से काफ़ी सारे मिशन मिलते हैं, जिन्हें वो बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेता है। और फिर आता है माउंटेन नातागुमा, जहाँ होते हैं स्पाइडर डीमन रुई और उसकी फैमिली, और उनको भी मारने में टांजिरो को ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ टांजिरो रुई को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने आता है डीमन फादर, जो कि उसके ऊपर फौरन अटैक करने लगता है। बट टांजिरो उन सारे अटैक को प्रिडिक्ट कर लेता है और सेल्फलेस स्टेट में जाकर उसके सर को काट देता है, जहाँ उसे इस अटैक को समझने में टाइम लग जाता है, और रूई भी हैरान हो जाता है कि उसने ये सब चीज़ें कैसे किया। और जब तक वो सोच ही रहा होता है कि ये शायद हाशिरा है या फिर नहीं है, तब तक वो उसके पास आ जाता है, और पैनिक सिचुएशन में आके रूई उसके ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन टांजिरो उन सारे अटैक्स को प्रिडिक्ट करके रूई के सामने खड़ा जाता है और उसके गले पे अटैक करके उसको मार देता है। और अब आता है मुगेन ट्रेन आर्क, जहाँ रेनगोकू मर गया था, लेकिन इस टाइमलाइन में कुछ अलग होगा। सो टांजिरो, ज़ेनात्सु, इनोसुके और रेनगोकू ट्रेन में मिशन पे जाते हैं, जहाँ इमू उन सभी को अपने हिप्नोसिस में ले लेता है, बट टांजिरो उसके हिप्नोसिस से निकल जाता है बिकॉज उसकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। उसके बाद टांजिरो इमू की फ्यूज बॉडी का पता लगाता है, जो कि इस ट्रेन से मर्ज होती है, जिसपे टांजिरो अपनी सन ब्रीदिंग का यूज़ करके उसको काट देता है, जिस वजह से इमू मारा जाता है। लेकिन तभी आकाशा की एंट्री होती है, जिससे रेनगोकू फाइट करता है, लेकिन इस बार टांजिरो भी उसके साथ मिलकर फाइट करता है, और रेनगोकू और टांजिरो का डुओ बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है, जिस वजह से आकाशा के भी पसीने छूट जाते हैं, स्पेशली जब वो टांजिरो का काउंटर कर रहा होता है तब, बिकॉज टांजिरो के स्लैशेस इतने प्रिसाइज जगह पे हिट होते हैं जहाँ आकाशा के वीक स्पॉट होते हैं, और जब वो उसके बॉडी के किसी पार्ट को भी काटता है तब उसे रीजनरेट होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि वो सन ब्रीदिंग यूज़ कर रहा होता है,
जिस वजह से उसके रिजनरेशन एबिलिटी में भी थोड़ा डिफेक्ट होने लगता है। इनफैक्ट रेनको को भी हैरान हो जाता है कि ये लड़का अकाजा को ऑलमोस्ट हर अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर ले रहा होता है, जैसे कि उसे पता हो कि वो अगला मूव कहाँ करने वाला है। इनफैक्ट रेनको को ये भी कहता है कि इस लड़के ने किसी भी हाशिरा के लेवल को बहुत पहले सरपास कर लिया है और अब दोनों मिलके अकाजा की हालत खराब कर देते हैं और अकाजा को टांजरो में योरुची की नज़र दिखने लगती है। साथ ही में उसे मुजान की मेमोरीज भी दिखने लगती है जब उसने योरुची से फाइट की थी और उस पॉइंट पे अकाजा को पहली बार डर लग रहा होता है कि वो उस फाइट में मारा ना जाए और वो तभी उस फाइट से अपनी जान बचा के भागना शुरू करता है बिकॉज अब सुबह भी होने वाली थी, जिस वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और अब इस तरह से रेनगोकू इस फाइट को सरवाइव कर जाता है। और अब होने वाली है एक ऑल आउट वॉर डीमंस और हाशिरास के बीच में, जो कि मैं अगली पार्ट में कवर करूंगा। सो तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।